स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है स्क्रीन के सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? ये संवत 1050 से 1375, बी संवत 1050 से 1380, सी संवत 1050 से 1385, डी संवत 1050 से 1390। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ये संवत 1050 से 1375। दूसरा प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ये कामता प्रसाद गुरु, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? बी महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? अर्थात ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या दिए हैं? ये आरंभिक काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी बीजवपन काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चारण काल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? ऑप्शन ये है राहुल सांकृत्यायन, बी रामकुमार वर्मा, सी मुक्तिबोध, डी मिश्र बंधु। तो सही आंसर होगा डी मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? ऑप्शन ये है वासुदेव सिंह, बी रामाशंकर शुक्ल रसाल, सी मोहन अवस्थी, डी मिश्र बंधु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र, डी शंभुनाथ। इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? ऑप्शन ये है बीजवपन काल, बी कला काल, सी अंधा काल, यानी अंधकाल है, अंधा टाइपिंग मिस्टेक है, डी सिद्ध सामंत काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबको पता है कि राहुल सांकृत्यायन का संबंध सिद्धों के साथ था। उन्होंने सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी बताइए? तो 84 यानी 84 सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने बताई थी, और उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ये चारण काल, बी संधि काल, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो सबको पता है रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा था, और उन्होंने आदिकाल को चारण और संधि काल कहा था। यानी कैसे कहा था? संधि और चारण काल। नाम कैसे दिया था? संधि और चारण काल। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? ऑप्शन ये है शून्यकाल, बी प्रारंभिक काल, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उन्होंने शून्यकाल भी कहा था और प्रारंभिक काल भी कहा था। अब यहाँ बताइए आरंभिक काल किसने कहा था? याद रखिएगा, आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। उन्होंने इस काल को क्या कहा था? शून्यकाल और प्रारंभिक काल दोनों कहा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? ऑप्शन है ये कमल कुल श्रेष्ठ, बी वासुदेव सिंह, डी रामप्रसाद सिंह, सी रामप्रसाद सिंह, डी बच्चन सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये कमल कुल श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर राकेश, बी शैलेश जैदी, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो आदिकाल को आविर्भाव काल डॉक्टर राकेश और
शैलेश यदि दोनों ने कहे थे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट सी। अगला प्रश्न है आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ये है मोहन अवस्थी, बी है शंभुनाथ सिंह, सी वसुदेव सिंह, डी गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ये है मोहन अवस्थी, बी शंभुनाथ सिंह, सी रामप्रसाद मिश्र, डी वासुदेव सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न है आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, बी रामाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी गिरियर्सन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी मुक्तिबोध, डी त्रिलोचन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है कबीर, बी अमीर खुसरो, सी सूरदास, डी हरिओत। तो सबको पता है कि आदिकाल के एकमात्र कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, वो अमीर खुसरो थे। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, यानी भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ये जनभाषा, बी पंचमेल भाषा, सी देश भाषा, डी लोक भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देश भाषा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है पाहुर दोहा, बी योगसार, सी परमात्मा प्रकाश, डी भविष्यत कहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ये है आसगु, बी जिनदत्त सूरी, सी जिनधर्म सूरी, डी विजय सेन सूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आसगु। अगला प्रश्न है पृथ्वी राज रासों में कितने समय हैं? पृथ्वी राज रासों में कितने समय यानी सर्ग, यानी पृथ्वी राज रासों में कितने सर्ग हैं? कहीं समय दिया हुआ रहता है, कहीं सर्ग दिया होता है। समय मतलब सर्ग। तो पृथ्वी राज रासों में कितने सर्ग हैं या समय हैं? ज़्यादा समय ही दिया हुआ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये है 55, बी 58, सी 69, डी 70। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 69। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि या पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन नंबर ये है चंद्रवरदाई, बी लुईपा, सी सरहपा, डी सबरप्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरहपा। अगला प्रश्न है कथन है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ये है रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी नगेंद्र, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? ऑप्शन नंबर ये है बसंत विलास, बी राहुल बेल, सी वर्ण रत्नाकर, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राहुल बेल। अगला प्रश्न है पृथ्वी राज रासों में प्रमुख रस कौन है? हमको पहले बताइए पृथ्वी राज रासों किनकी रचना है? तो पृथ्वी राज रासों चंद्रवरदाई की रचना है। अब उस रचना में कौन सा रस की प्रधानता रही?
तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन है श्रृंगार और भयानक रस, बी वीर और श्रृंगार रस, सी वीर और अद्भुत रस, डी शांत और वात्सल्य रस। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी राज रासों में जो रस है वो रस है वीर और श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो सही आंसर होगा स्वयंभू, यानी राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो सबको पता है कि राहुल सांकृत्यायन का संबंध सिद्धों से था। उन्होंने सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी? 84 बताई थी। तो यहाँ सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पहला ऑप्शन है नेमिनाथ चरेऊ हरिभद्र सूरी, बिल्कुल सही है। पाहुल दोहा राम सिंह, बिल्कुल सही है। भविष्यत कहा धनपाल, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रबंध चिंतामणि, ये जो रचना है ये मेरुतंग का है ना, मेरुतंगाचार्य का है। तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है। पर यहाँ जो सुमेलित नहीं की बात है तो उसके आधार पर यह ऑप्शन सही है। अर्थात यह प्रबंध चिंतामणि इनका रचना नहीं है। यह किनका रचना है? यह मेरुतंग की रचना है। मेरुतुंग है ना, मेरुतुंग की रचना है। अगला प्रश्न प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नागेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। यह इनका प्रसिद्ध कथन है जो कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। सही आंसर क्या होगा? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पृथ्वी राज रासों की भाषा क्या है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिंगल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है हमीरराज शो, ऑप्शन बी राहुल बेल, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिसलदेव रासो। अब हमको बताइए बिसलदेव रासो किनकी रचना है? तो नरपति नाल की रचना है। इसकी रचना कब हुई? तो 1200 बताइए 1200, हाँ 1212 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए हमीर रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिसलदेव रासो, जिसमें सर्वप्रथम क्या मिलता है? 12 मासा का वर्णन मिलता है, जो हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ऑप्शन ए है परमात्मा प्रकाश, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी राहुल बेल, ऑप्शन डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राहुल बेल। राहुल बेल एक चंपू काव्य है जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राहुल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सरहप्पा, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है
आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? ऑप्शन ए है रसिक, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी रासक। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ऑप्शन ए है सरहपा, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। अब बताइए विद्यापति को क्या कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, जो कई परीक्षा में पूछ चुका है। एक एक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, वीडियो को बिल्कुल बढ़ाकर मत देखना, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हम आपके लिए जितने भी प्रश्न लाए हैं, सारे प्रश्न कह सकते परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पंडित हरि मिश्र, ऑप्शन बी पंडित विलास, ऑप्शन सी पंडित सत्यानंद, ऑप्शन डी पंडित नागेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति का जो गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर ए पंडित हरि मिश्र। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है माधो सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी गज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कीर्ति सिंह, है ना। कीर्ति सिंह के वो दरबारी कवि थे। उनके दरबार में रहकर उन्होंने कृति लता की रचना किए थे। तो विद्यापति किनके दरबारी कवि होंगे? कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गिरिहर्षण, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर। अब हमको बताइए कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को और क्या कहा है? तो पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भावभूति भी कहा है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। तो प्रश्न आएगा कि अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा। पुष्पदंत को भाखा का जड़ कवि किसने कहा? तो ये भी शिव सिंह सेंगर ने ही कहा। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रूपमती, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी राजवती, ऑप्शन डी मृणालवती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजमती। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। कितने खंडों में विभक्त है बिसलदेव रासो? तो 4 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? यहाँ प्रश्न को देखिएगा, यहाँ सिद्धों और नाथों दोनों की बात हुई है। अगर सिर्फ सिद्धों की बात होती तो सरहपा होते, और अगर सिर्फ नाथों की बात होती तो मच्छंदर नाथ होते। परंतु अगर दोनों में सबसे पुराने कौन है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन होंगे? मच्छंदर नाथ। कौन होंगे? मच्छंदर नाथ। अगला प्रश्न है, यहाँ लेकिन सवाल हो सकता है कि मच्छंदर नाथ किस साहित्य से जुड़े हुए थे, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा वे नाथ साहित्य से जुड़े हुए थे, मच्छंदर नाथ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी भरत मुनि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि मुनि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले हम इस सवाल पर चर्चा भी की थी। अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी रहमान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी
पुष्य दंत। पुष्य दंत क्या है? अपभ्रंश के भवभूति हैं। अब हमको बताइए पुष्य दंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा। अब बताइए पुष्पदंत को भाखा का कवि किसने कहा? तो पुष्पदंत को भाखा का कवि जो है शिव सिंह सेंगर ने ही कहा। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, यानी सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए में है जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी में है खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनीक। ऑप्शन सी में है चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। ऑप्शन डी में है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनीक। तो सही आंसर क्या होगा? तो सबको पता है कि चंद्रबरदाई जो हैं, चंद्रबरदाई पहले कवि हैं, सबसे पहले कवि हैं, और श्रीधर पाठक 14वीं सदी के कवि हैं, और चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था 1168 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है वह कथन चुनना है जिसका संबंध आदिकालीन रासो साहित्य से नहीं है। पहला कथन है ये, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी में है युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। सी है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। और अंतिम है श्रृंगार और वीर रस एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ये बिल्कुल सही है। ये आपको मिलता है पृथ्वीराज रासों में। अगला है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ, ये भी सही है क्योंकि इसमें शौर्य का ही वर्णन है, क्योंकि इसलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा था, क्योंकि उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहते हुए इस काल के प्रमुख 12 ग्रंथों को आधार बनाया था। अगला है युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। आपको पता होगा कि आदिकाल में बहुत सारे कवि ऐसे थे जो युद्ध में खुद जाया करते थे, और युद्ध में वो वहाँ जाकर खुद युद्ध भी किया करते थे, और अपने राजा के युद्ध की प्रशंसा वे वहीं पर रहकर लिखा करते थे। इसलिए इस रासो साहित्य की एक विशेषता और है कि इसमें युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है। अगला ऑप्शन जो ये था, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है, ये सही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्र प्रेम का आदिकालीन साहित्य में राष्ट्र प्रेम का क्या था? अभाव था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है मलुकदास। ऑप्शन नंबर बी है नागरीदास। ऑप्शन नंबर सी है जगनीक। ऑप्शन नंबर डी है भिखारीदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगनीक। हम आपके लिए इस क्लास में 25 टॉप MCQ आदिकाल से लेकर आए थे। अगली बार फिर से मैं पार्ट 3 आदिकाल का पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे लगते नहीं हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।